My name is Kajal. I study in 10th class, student of Kumar Education Point. Today's my topic is रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, साइंस का चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, दो या दो से अधिक जो अभिकारक होते हैं उनको मिलाकर एक उत्पाद बनाते हैं हम, जैसे H2 प्लस O2, इन्हें मिला के क्या बना H2O। तो ये वाले होते हैं ना, इधर की साइड पे जो हम वो लेते हैं, जो चीजें लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, तो उनको बोलते हैं अभिकारक, और जो इनको मिला के बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, जैसे H2 और O2 को मिला के H2O बना तो इसको बोलेंगे उत्पाद, और ये होता है अभिकारक। ठीक है, और जो ये अभिकारक उत्पाद होता है ना, इसका जो गुण धर्म होता है वो इन दोनों से अलग होता है। ठीक है, जैसे ये दोनों गैस है और ये वो बना लिक्विड है, ये वाटर है, ये गैस है। ठीक है, तो ये इसका इनके गुणधर्म से बिल्कुल अलग होते हैं इनके गुणधर्म। अब हम देखेंगे कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था यानी स्टेट, जैसे लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये सब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक देखते हैं C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, इन दोनों का जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है CO2, तो ये बनेगी वो गैस होगी। ठीक है, जब एक सॉलिड और एक गैस को हमने रिएक्शन करवाया तो एक गैस बनी CO2। अब अगला देखेंगे रंग में परिवर्तन। ठीक है, इसके लिए हम लेते हैं फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, जब इसको हम तोड़ते हैं ना, यानी जब इसका विघटन करते हैं ऊष्मा में, यानी कि जब हम इसको फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इनका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो हरा होता है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो होता है फेरस ऑक्साइड, इसका रंग हो जाता है भूरा लाल रंग। ठीक है, तो ये हो जाता है रंग में परिवर्तन। अब हमारा थर्ड है गैस का उत्सर्जन, यानी कि गैस बाहर निकलना। अब जैसे एक आयरन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं Fe+H2O। ठीक है, Fe क्या होता है, आयरन। जब हम इसको पानी के प्रेजेंस में लाते हैं, यानी कि जब पानी को इसमें मिलाते हैं तो बनता है फेरस Fe3O4 प्लस में होता है H2। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक ये उत्पाद मिलता है, एक ये। ठीक है, इनको मिलाने पर हमें गैस बाहर निकली तो इसे होगा गैस का उत्सर्जन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है तापमान में परिवर्तन। तापमान यानी कि टेम्परेचर। कहाँ है वो, इसके लिए करते हैं CaO प्लस H2O इक्वल CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है हमारा बूझा हुआ चूना, सॉरी बिना बूझा हुआ चूना, यानी कि जिसमें पानी नहीं होता। ठीक है, जब हम इसमें पानी को मिलाते हैं तो बनता है बूझा हुआ चूना, और जब इसमें पानी को मिलाएंगे ना तो ये गर्म हो जाता है, ये सॉल्यूशन हमारा बनता है ये गर्म हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है तापमान में परिवर्तन का। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण होते क्या है हम ये जानेंगे। रासायनिक समीकरण होते हैं जो अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, हम कोई अभिक्रिया लेते हैं, ठीक है, उसमें जो जैसे ये देखते हैं अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, उनकी स्थिति और उनके सूत्रों को लिखना। जैसे एक Zn है और H2SO4 है। ठीक है, Zn क्या होता है, मेटल होता है, सॉलिड होता है। जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें इन दोनों की जो कोई स्थिति होती है, यानी कि कोई अगर सॉलिड है, लिक्विड है, उनको लिखेंगे और उनके सिंबल्स के साथ लिखेंगे। जैसे जिंक है तो जिंक का क्या होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका होता है H2SO4। इन दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, और उसके बाद में हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, तो इसमें ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है।
उन दोनों की स्थिति को लिखते हैं और उनके जो सिंबल्स होते हैं उसे उनके साथ में लिखते हैं, तो बनता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है पेपर में ये भी, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको क्यों संतुलित करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ये हमने 9th में पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ये होता है किसी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो द्रव्यमान होता है उसका संरक्षण, मतलब उसका द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। हम अपनी तरफ से जो द्रव्यमान है उसको ना ही तो हम माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो इधर देखो यहाँ पे लिखा है फेरस, यानी कि ये होता है आयरन, ये वाटर, आयरन को जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है ये बनता है Fe3O4 और H2 बाहर निकलती है, जो गैस होती है वो हमारी बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये ना अभी संतुलित नहीं है। जैसे यहाँ पे जो आयरन है वो 1 है इसमें, और इधर कितने 3 है, और O4 है, इधर O1 है। ठीक है, तो अब हम इन्हें संतुलित करना सीखेंगे। इधर 3 है ना, Fe3 है, तो इधर हम पहले 3 लगा लेंगे Fe के पास। ठीक है, और इधर लिखेंगे H2O। अब O कितना हमारा 4 है हमारे पास O उधर, लेकिन इधर तो 1 है, तो इधर हम 4 लगा देंगे, तो O4 हो गया। लेकिन जो ये वाला नंबर होता है वो इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, H 8 हो जाएगा, और यहाँ पे H2 है, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे Fe3O4 प्लस इधर भी अगर हमने 4 लगा दिया तो H कितना हो गया, 8 हो गया। इधर देखो F3 था Fe, और इधर भी Fe3 हो गया। इधर H2 कितनी हो गई, 8, यहाँ भी H2 8 हो गई और O4 हो गई, तो ये हो गया हमारा पूरा संतुलित। ठीक है, बैलेंस बोलते हैं इसे। और अब है H2O2, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो बनेगा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे H कितने हमारे पास 2 है और O1 है, मगर यहाँ पे 2 है, तो H के साथ हम एक बार 2 लगा देते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल, यहाँ पे 2 लगा देंगे और H2O। ठीक है, इधर H कितना हो गया, 4 हो गया, इधर भी H 4 हो गया। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 लगाएंगे तो H हमारे पास 4 हो जाएगा, लेकिन इधर H 2 रहेगा, तो इधर हमने H एक और बार 2 लिख दिया, तो H भी 2 हो गया, और O तो 2 था, इधर H भी 4 हो गया, और O भी 4 और 2 हो गया। ठीक है, H इधर 2 है और इधर O 2 है, और इधर भी H 2 है, लेकिन इधर O 1 है, तो अब हम ये बैलेंस नहीं है, हम इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे H2 प्लस O2 इक्वल, यहाँ पे H2O, ये हमारा पूरा समीकरण है। तो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे अगर हमने 2 लिख दिया तो O2 हो गया, मगर ये H कितना हो गया, 4 हो गया, तो हम यहाँ पे भी अगर इधर 2 लिख देंगे तो इधर H4 हो जाएगा, इधर भी H4, इधर O2 था और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी O2 हो गया। ठीक है, और एक बात है कि यहाँ पे हम कुछ भी अपनी तरफ से नंबर ऐड नहीं कर सकते नीचे, इसको हमें ये जो एलिमेंट होता है इसके मल्टीप्लाई में, यानी इसके पास में रखते हैं, इसको नीचे कभी भी अपनी तरफ से कोई भी नंबर नहीं लगाते। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब किसी चीज को मिलाना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलते हैं तो वो सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं, मतलब अभिकारक चाहे कितने भी हो लेकिन वो बनाएंगे सिर्फ एक ही चीज। जैसे AB प्लस A को और B को प्लस करेंगे तो ऐसे वो C बनाए। ठीक है, और एक एग्जांपल H2 और O2, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो क्या बना, H2O। हमने 2 अभिकारक लिए, उनको प्लस कर दिया तो क्या बना, एक उत्पाद बना। ठीक है, ये होती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले कोयले का दहन। दहन मतलब होता है उसको ऑक्सीजन के साथ प्लस करना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। ठीक है, कोयले का सिंबल क्या होता है, C, और जब हम इसको दहन करेंगे यानी कि इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2। ठीक है, 2 चीजों को लिया, उनको रिएक्शन करवाई, एक चीज बनी, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये है जल H2 प्लस O2, जब इनको प्लस किया तो क्या बना, H2O। अब संयोजन अभिक्रिया में एक प्रकार आता है जिसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद
यानी कि ये जो हमारे उत्पाद बनते हैं इनके साथ साथ उसमें ऊष्मा भी बनेगी, उन्हें बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस होती है हमारी CH4, जब उसको हम O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा CO2, H2O और हीट निकलेगी, उसमें से ऊष्मा बनेगी। ठीक है, और एक पॉइंट ये है कि जो श्वसन होती है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, C6H12O6। ग्लूकोज जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, CO2, H2O और हीट, इसमें से निकलती है हीट या फिर उसे हम ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड टाइप है वो है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है। ठीक है, जैसे पहले हमने किया था तो A है वो टूटेगा B+C में। ठीक है, इसमें अगर एक ही उत्पाद होगा, वो चाहे एक ही अभिकारक है, वो कितने भी उत्पाद बना सकता है। ठीक है, अब इसका एक प्रकार होता है ऊष्मीय वियोजन, जिसमें ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन होता है। मतलब इसमें वियोजन करने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत होती है, ऊष्मा यानी हीट। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है FeSO4। जब इसको हम हीट करते हैं तो बनता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है पहले भी बताइए, हरे रंग का होता है और ये भूरा और लाल रंग होता है इसका। ठीक है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमें ये तीन उत्पाद मिलते हैं, और एक है CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब इसको गर्म करते हैं तो हमें मिलता है CaO+O2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। क्या कहा, जो सेकंड पार्ट है वो है विद्युत वियोजन। ठीक है, इसमें जो कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी कि उसमें से करंट को पास करते हैं, तब जो अभिकारक होता है वो होता है ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे H2O, जब H2O में जब हम विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो वो H2 और O2 में निकलेगा, और ये आपके NCERT का ही एग्जाम्पल है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन मतलब जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में होने वाला वियोजन। मतलब इसमें जो कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें अगर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो वो दोनों ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे लेते हैं AgCl। ठीक है, आर्गन क्लोराइड। ये जब सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में आता है तो ये Ag अलग हो जाता है और Cl इसका अलग हो जाता है। ठीक है, ये है प्रकाशीय वियोजन। नेक्स्ट एग्जांपल है AgBr। इसको जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं तो ये होता है एक आर्गन और एक ब्रोमीन। ठीक है, इसका उपयोग होता है शाम श्वेत फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि जब AgCl है उसको गहरे रंग की बोतल में हम क्यों रखते हैं या फिर अंधेरे में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होता है कि जो AgCl है अगर उसके ऊपर जरा भी लाइट आई तो वो Ag और Cl में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसलिए इसको गहरे रंग की बोतल या फिर अंधेरे में रखा जाता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यह अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रयोग होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकले, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CaCO3। ये होता है फॉर्मूला चूना पत्थर का। ठीक है, जब इसमें हम हीट को डालते हैं तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है। ठीक है, CaO होता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी जिसमें वाटर नहीं होता, वो होता है बिना बुझा हुआ चूना। उसका फॉर्मूला होता है CaO। CaCO3 को जब ऊष्मा के प्रेजेंस में लाते हैं तो वो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ने से पहले देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, क्योंकि उसी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है KNa, और जैसे जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये जो कभी भी सिंगल या अकेले पाए नहीं जाते, ये किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके ही हमें मिलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये Ag, Au, ये सब ये वाले होते हैं जो बिल्कुल सिंगल पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, ये क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब उसके तत्व से उसे हटा देता है। ठीक है, जैसे Fe है, फेरस है, और वो
CuSO4 है, ठीक है। जो फेरस है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसकी जगह को खुद ले लेगा और इसको ये हटा देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने किया FeSO4 हो गया और Cu को इसने अलग कर दिया, क्योंकि Cu इससे लेस रिएक्टिव होता है और ये इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है Zn CuSO4 और Zn इससे ज्यादा होता है रिएक्टिव, तो Zn Cu को हटा देगा, ये बना लेगा ZnSO4 और Cu हो जाएगा अलग, ठीक है। जैसे कि क्या होता है हमारी आजकल की लाइफ में, जो ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं वो कम ताकतवर लोगों को हटा देते हैं, वैसे ही अभिक्रिया है, इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसका आएगा फोर्थ पार्ट, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या था, जो एक एलिमेंट है वो दूसरे को हटा रहा है, इसमें दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयन्स का आदान प्रदान से होता है। जो आयन होते हैं उनके आदान प्रदान से ये जो अभिक्रिया होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल BaSO4। ये जो Na है इसने Ba की जगह ले ली और Ba ने Na की जगह ले ली। Ba क्या बन गया, BaSO4 और Na बन गया NaCl। इसे हम नमक बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेस्पिरेट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सफेद अवक्षेप, और ये होता है हमारा जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं सॉल्ट। इसका रासायनिक अभिक्रिया का लास्ट टॉपिक बचा है उपचयन और अपचयन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उपचयन क्या होता है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का ह्रास होना, मतलब हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल Cu प्लस O2 इक्वल CuO। ये जो Cu था इसमें O प्लस हो गया, तो क्या हो गया, इसमें उपचयन हो गया, ठीक है। और ये CuO प्लस H2 इक्वल Cu प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन हो गया, ठीक है। और अब है एक अपचयन। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी हो वो ऑक्सीजन हट जाती है, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसकी जगह पे हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे CuO प्लस H2, Cu के पास O है तो इधर आके वो O हट गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हो गया, और यहाँ पे O नहीं था तो इधर आके वो O जुड़ गया, यहाँ हो गया उपचयन, ठीक है। और वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में, ठीक है। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो वो खराब हो जाती है, उसे बोलते हैं संक्षारण होना, ठीक है, उस वस्तु का खराब हो जाना। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये होते हैं संक्षारण के कुछ उदाहरण है, ठीक है। अब हम उसे कैसे बचा सकते हैं धातुओं को संक्षारित होने से। सबसे पहला है यशद लेपन, यानी कि जिंक की परत चढ़ा देना उस धातु के ऊपर, ठीक है। उसे पेंट करना, और उसे पेंट करने से वो धातुओं को संक्षारित होने से रोका जा सकता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक इज विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होती है कोई वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री, जिस चीज में तेल हो या वसा हो, अगर वो वायु के संपर्क में आती है तो वो उपचायित हो जाती है। उपचायित होना मतलब उसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ठीक है। तो जब वो उपचायित हो जाती है तो उसके स्वाद और गंध दोनों में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। अब विकृत गंधिता को रोकने के उपाय वो होते हैं किसी वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखना, यानी कि जिसमें वायु अंदर से बाहर ना जाए और बाहर से अंदर ना आए, ये होता है एक विकृत गंधिता को बचाने का उपाय। थैंक यू।